हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उसी तरह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई। फिर हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ा। फिर हमने थॉमसन एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मॉडल है वो पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह से फिर हमने आगे डिस्कस किया था कि कौन कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से हमें बोहर मॉडल के ऊपर जाना पड़ा। तो उसमें आपको बताया था क्या क्या चीज़ें थी। एक तो ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, दूसरा था स्पेक्ट्रा, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये कुछ हमारे कॉन्सेप्ट थे जिसकी वजह से हमें बोहर मॉडल की ज़रूरत पड़ी। तो बोहर मॉडल से पहले जाने के बारे में हमने क्या डिस्कस किया, मैटर और रेडिएशंस का वेव नेचर के बारे में डिस्कस किया था, जो क्या थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, उस बेस पे मैंने आपको न्यूमेरिकल करने के लिए कहा था। तो आई होप आपने किए होंगे सभी ने। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए, व्यू दीजिए, ताकि और इम्प्रूव किया जा सके, आपको अच्छे से समझाया जा सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक जो है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं। ठीक है, क्या चीज़ है? ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी कह रहा है हमारे फिजिक्स के कह लो या साइंस के सब्जेक्ट से कह लो, ऐसे वाली बॉडी जो हर टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर सके और हर टाइप की रेडिएशंस को एमिट भी कर सके। यानी जिस टाइप की रेडिएशंस को वो एब्जॉर्व करे उसी को वो एमिट कर दे। जैसे रेड को किया तो रेड एमिट कर दे, ब्लू को किया तो ब्लू कर दे, जो येलो है उसको किया तो येलो कर दे, ऑरेंज है तो ऑरेंज कर दे। ठीक है, जिस भी टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्व करे उसको ही वो एमिट कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी तो क्या हो जाएगी? द बॉडी विच absorb all type of radiation, which absorb all type of radiations and also emit all type of radiation। उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी। और जो बॉडी हर टाइप की रेडिएशंस को, यानी जो उसमें से जो रेडिएशंस निकलेंगी उन रेडिएशंस को हम क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो एब्जॉर्व करेगा या एमिट करेगा वो क्या हो जाएगी? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या आ जाएंगी? दी रेडिएशंस emitted या emit by any black body is known as black body radiation। उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे। ठीक है, तो आपने एक एग्जांपल लिया होगा, घर में भी कर सकते हो आप। लोहा लीजिए, आयरन का नाइफ लीजिए या कोई और आयरन की बनी हुई चीज़ ले लीजिए, उसको हीट कीजिए। अब हीट करोगे तो आप देखोगे सबसे पहले उसको गर्म करने पे कौन सा कलर आएगा? रेड। कौन सा आएगा? रेड। क्यों? क्योंकि रेड की क्या है? जो हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा है और फ्रिक्वेंसी क्या है? कम है। इसलिए फ्रिक्वेंसी कम है, एनर्जी कम है, तो सबसे पहले कौन सा कलर आ जाएगा? रेड। फिर उसको और हीट करेंगे तो कुछ अलग कलर आ जाएगा। ठीक है, लाइट ब्लू सा आ जाएगा। और ज़्यादा करेंगे तो
डार्क ग्रीन ब्लू सा आ जाएगा। और ज़्यादा हीट करेंगे तो वो कलर चेंज करते करते लास्ट में वो कैसे हो जाएगा, वाइट कलर हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो आयरन का मैटर है वो हमारे लिए क्या एक्ट कर रहा है, एक ब्लैक बॉडी एक्ट कर रहा है। अब हम उसको हीट कर रहे हैं, तो हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और एनर्जी को अमिट कर रहा है। तो सबसे पहले वो कौन से करेगा, कम एनर्जी वाले को, और लास्ट में कौन सी होगी, सबसे हाईएस्ट वाली को। ठीक है, इसलिए उसका धीरे धीरे कलर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस इफेक्ट को किस बेस पे एक्सप्लेन करना चाहें, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी उसने कहा था कि कोई भी जो सोर्स है वो एनर्जी जो एमिट करता है वो कैसे एमिट करता है, कंटिन्यूसली करता है। कैसे करता है, कंटिन्यूसली, यानी लगातार। लगातार मतलब लगातार कर रहा है तो लॉस एक ही टाइप की एनर्जी को वो अब्जॉर्व करेगा और उसी को एमिट करेगा। ठीक है, पर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में तो उल्टा है, वो टाइम बाद टाइम क्या कर रहा है, अपनी रेडिएशंस को, अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी वेवलेंथ को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो सोर्स है वो एनर्जी कंटिन्यूसली लॉस नहीं करता, बल्कि क्या करता है, डिसकंटिन्यूसली। यानी पहले अलग टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्व किया, फिर उसको एमिट करेगा, फिर उससे हाई एनर्जी वाली, फिर उससे हाई एनर्जी वाली, फिर उससे हाई एनर्जी वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का पॉइंट है क्या, कि जो एनर्जी अमिट होती है किसी भी सोर्स के द्वारा वो कंटिन्यूसली होती है, वो हो गया गलत, वो हो गया रॉन्ग। ठीक है, तो रॉन्ग हो गया तो हमें फिर कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर आना पड़ेगा जो जो कॉन्सेप्ट है इनको एक्सप्लेन करवा सके। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरा इफेक्ट जो था, जो नहीं कर पाई कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले हमें पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नंबर 2 है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहा है ये होता है क्या है, बेसिकली कहता है जब हम कोई मेटल लें जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और उसके फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम है, उनको अगर हम क्या करते हैं, सोलर रेडिएशंस की प्रेजेंस में रखते हैं, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, तो होता क्या है, होता ये है कि उसमें जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजेक्ट हो जाते हैं, अमिट हो जाते हैं। ठीक है, इसी इजेक्शन और अमिशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन का होना किसी भी मेटल सरफेस में से कब, जब उसको सूटेबल रेडिएशंस की प्रेजेंस में रखा जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैसे होगा, इसका सबसे पहले हमें अपरेटस पता होना चाहिए। तो अपरेटस में बेसिकली क्या, एक डिस्चार्ज ट्यूब सी होती है हमारे पास, कुछ नहीं और उसमें क्या लगाते हैं हम, एक लगाते हैं कैथोड, एक लगाते हैं हम एनोड, और ये जो लगाई है ये हमारे पास क्या होती है, मेटल होती है। क्या चीज़ होती है, मेटल। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यानी नेगेटिव है। ठीक है, तो यानी ये हमारे पास नेगेटिव होगी और ये वाली हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव। अब हमें पता है नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक एमीटर भी लगाया, क्योंकि अपने को पता है करंट फ्लो करना है या नहीं कर रहा वो चेक करना है, तो वो हम क्या लगाएंगे, एक एमीटर लगा देंगे। ठीक है, एमीटर लगा देंगे तो वो हमारे पास क्या शो करेगा, इसके करंट की डिफ्लेक्शन को शो करेगा। अब हमें पता है जैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर, यहाँ पे हमारी मेटल सरफेस है, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम, सूटेबल टाइप की लाइट को बम्बार्ड करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी रेडिएशंस है, तो इसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएंगे। तो यही जो एमिशन होता है, इजेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की कह लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कह लो, कब, व्हेन मेटल या रेडिएशंस फॉल ऑन द मेटल सरफेस विद सूटेबल रेडिएशन, उस समय जो इजेक्शन होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या होगा, द इजेक्शन या एमिशन ऑफ electrons from the metal surface, कहाँ से, मेटल सरफेस से,
कब? when suitable radiation, यानी suitable यानी इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो उसको निकाल सके, suitable radiation fall on the metal surface, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या नाम देंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम अलग करके लिख देते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इजेक्टेड, यानी जो निकले हैं, आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन, उन्हें क्या नाम दिया जाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाएगा। और जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या लिखेंगे? द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसे क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो ये तीन बेसिक सी डेफिनेशन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, और हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो जब मेटल सरफेस, सपोज करो ये हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, हमें पता है इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है, और जैसे ही ये सूटेबल रेडिएशंस इस पे फॉल करेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये निकल जाएंगे, यहाँ पे ऐसे बाहर निकल जाएंगे। इसी इजेक्शन को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं सोलर प्लेट जो है वो इसी बेस पे काम करता है, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट ही काम करता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले क्या कहता है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन निकालना है हमने, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रेडिएशंस की इतनी एनर्जी होनी चाहिए कम से कम कि वो उसको निकाल सके। तो वो जो कम से कम एनर्जी चाहिए या वेवलेंथ चाहिए या हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसको क्या बोला जाता है? थ्रेशोल्ड। क्या बोला जाता है? थ्रेशोल्ड। अगर एनर्जी की बात कर रहे हो तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और अगर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। या फिजिक्स की टर्म्स में अगर हम इसको कहना चाहें तो इसको बोल देते हैं वर्क फंक्शन। यानी कम से कम उस रेडिएशंस के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? निकाल सके। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोला जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर वेवलेंथ कह रहे हैं तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और अगर हम कह रहे हैं उसको क्या? फ्रीक्वेंसी, तो क्या बन जाएगा वो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या आप कह सकते हो उसको वर्क फंक्शन। सीधी सी बात है, मतलब क्या है, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है जो शोर कर रहा है, उसको थप्पड़ लगाना है, ठीक है, तो उसको गिराना है, तो उस थप्पड़ में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो उसको लगे और वो गिर जाए, ठीक है, इतनी होनी चाहिए सपोज करो, ठीक है। या कोई और हमारे पास सब्जेक्ट है, उसको गिराना है, तो उससे गिराने के लिए कम से कम जो एनर्जी लगानी पड़ेगी इतनी तो लगानी ही पड़ेगी, तभी वो गिरेगा, ठीक है। ज़्यादा और लगाएगा तो हो सकता है वो 1 मीटर दूर चला जाए, 2 मीटर दूर चला जाए वो ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब कम से कम एनर्जी जो चाहिए होगी उसे हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो हम इसकी हेडिंग बनाएंगे इंपॉर्टेंस पॉइंट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट। तो सबसे पहले द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? फ्रीक्वेंसी, या क्या कह सकते हैं हम? वेवलेंथ, वेवलेंथ which must required to remove electron from the metal surface
इज नॉन एज, उस कम अमाउंट की एनर्जी को क्या बोला जाएगा, नॉन एज। अगर हम क्या बात कर रहे हैं एनर्जी की तो क्या हो जाएगी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो क्या कह देंगे उसको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या हम उसे क्या कह सकते हैं, वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन कहेंगे। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होगा तो वो बाहर को जाएगा, और आपको पता है दो टाइप की एनर्जी होती है, एक तो होती है पोटेंशियल और एक होती है काइनेटिक। पोटेंशियल किसको बोलते हैं, ड्यू टू रेस्ट, और काइनेटिक क्या होती है, ड्यू टू मोशन। तो जब बाहर की तरफ निकलेगा वो मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब कहता है जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, बाहर की तरफ जाएगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी कम होगी या कितनी ज्यादा होगी, वो कहता है डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी के ऊपर, यानी थप्पड़ के ऊपर कितनी जोर से लगेगी वो, एक फुट जाके दूर गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, वो डिपेंड करेगा कितने थप्पड़ में जोर था, एनर्जी थी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा, जितनी कम होगी एनर्जी उतनी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो दूसरा पॉइंट क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन is directly proportional to the frequency, ये हम एनर्जी भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलिंग रेडिएशन, यानी जो रेडिएशन उसके ऊपर डाल रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा। तीसरी बात आती है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कितने नहीं निकलेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कह रहा है वो डिपेंड फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, डिपेंड फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी के ऊपर। किसके ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर, ना कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर। कैसे, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास 2 लड़कियां सीता गीता, ठीक है, वो गोलगप्पे खाने जाती है। एक के पास नया 10 का नोट है और एक के पास पुराने वाला है। पुराने वाले 10 के गोलगप्पे खा लेती है सीता, ठीक है। गीता कहती है मेरे तो नए वाला है भैया, मेरे को तो 10 के 7 दो, उसको 5 दे रहे हो तो मेरे को 2 ज़्यादा मिलेंगे, नए वाले हैं। तो हैं तो दोनों क्या 10 का ही नोट ना, यानी फ्रिक्वेंसी तो दोनों की क्या है 10 ही है। ये तो है नहीं भी नए वाला वो 50 में चलेगा तो ज़्यादा मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, चमक के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी के ऊपर। इंटेंसिटी क्या होती है कि कितनी रेडिएशंस फॉल करती हैं। 1 फॉल करती है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 करते हैं तो 2, 4 सो ऑन, जितनी भी फॉल करेंगी अगर उन सभी की एनर्जी सूटेबल होगी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगी तो उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर, ना कि किस चीज के ऊपर, जो हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ फोटो electrons ejected is directly proportional to the intensity, किस पे, intensity, but not on frequency, but not on फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट कहता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना वो क्या है, इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है वो वाला प्रोसेस जो एक पल, एक क्षण के अंदर हो जाए। मतलब जैसे हमने आंख झपकी और हो जाए,
ठीक है, उस चीज को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, यानी ऐसे वाला जिसको होने में सेकंड से भी कम समय लगे। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये एक ऐसा ही प्रक्रम है, ऐसा ही प्रोसेस है जिसको होने में बहुत कम टाइम लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज एन इंटेंस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस which occur in fraction of second, सेकंड के भी फ्रैक्शन में, यानी कितना होता है 10⁻⁻⁹ सेकंड, इतने समय में ही हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। अब ये वाले भी जो फैक्टर हैं, अगर हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन करना चाहे तो वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने तो बोला है क्या कि एनर्जी कंटिन्यूसली निकलती है। तो अगर हम कंटिन्यूसली एक ही टाइप के रेडिएशंस देंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा और तो निकल नहीं पाएंगे, तो वो इसको तो एक्सप्लेन कर नहीं पाता। ठीक है, दूसरा उसने बोला कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, पर उसने तो बोला एक ही टाइप की रेडिएशंस आएगी तो एक ही टाइप की एनर्जी रहेगी, एक टाइप की एनर्जी रहेगी तो कोई चेंजेस आएगा ही नहीं। तो ऐसे इसकी लिमिटेशन थी, इसलिए फिर हमें कहाँ पे जाना पड़ा, हमें एक नई थ्योरी के ऊपर जाना पड़ा जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या बोलते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो किसने दी, मैक्स प्लैंक्स ने दी थी। हमारी थ्योरी का नाम क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो सबसे पहला इसका पॉइंट क्या था हमारे पास कि एनर्जी जो अमिट होती है किसी भी सोर्स के द्वारा वो कैसे होती है, डिसकंटिन्यूसली। कैसे होती है, डिसकंटिन्यूसली और इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है। उस स्मॉल पैकेट को क्या बोला जाता है, क्वांटा। क्या बोला जाता है, क्वांटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, क्वांटा बोला जाता है। कम से कम छोटा अमाउंट जो होगा एनर्जी का उसे हम क्या बोलेंगे, क्वांटा बोलेंगे। अब जैसे क्वांटा का मतलब क्वांटिनाइज्ड, क्वांटिनाइज्ड का मतलब छोटी, सबसे छोटी चीज जो होगी, सबसे क्या होगी हमारे पास, छोटी चीज होगी। जैसे मनी की बात करें, हमारे इंडिया में मनी सबसे कम किस अमाउंट में है, रुपीस में, तो उससे कम नहीं होगी। तो एनर्जी भी कह रहा है किसी भी सोर्स की होगी, वो सबसे छोटी चीज क्या होगी, क्वांटा होगी। क्वांटा से कुछ भी छोटी नहीं हो सकती। अब जो लाइट के केस में है, लाइट के केस में उस क्वांटा को हम क्या नाम देते हैं, फोटोन। स्पेशली किसके लिए, सनलाइट के लिए। बाकी सभी सोर्स की जो एनर्जी है उसको तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्वांटा है, पर सनलाइट के केस में उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या हमारे पास एक फोटोन है। तो कम से कम एनर्जी निकलेगी वो स्मॉल पैकेट की फॉर्म में निकलेगी, उस स्मॉल पैकेट को नाम देंगे हम क्वांटा, और सनलाइट के केस में उसको हम क्या नाम दे देंगे, फोटो। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का पहला पॉइंट यही है हमारे पास, क्या, दी एनर्जी इमिटेड बाय एनी सोर्स इज डिसकंटिन्यूसली। क्या है वो हमारे पास, डिसकंटिन्यूसली होगा। एंड डिसकंटिन्यूसली एंड इन द फॉर्म ऑफ small packet which is known as quanta, which is known as quanta. And in case of sunlight it is known as photon. यानी सनलाइट के केस में कम से कम जो एनर्जी होगी वो हमारे पास फोटोन होगी। अब दूसरी बात कहता है कि जो एनर्जी कोई भी सोर्स हमारा अमिट कर रहा है वो कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी के। किस चीज के,
फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उस सोर्स में से उतनी ज़्यादा निकलेगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी क्या निकलेगी, उसमें से एनर्जी कम निकलेगी। तो दूसरा पॉइंट ये है क्या, द एनर्जी इमिटेड बाय एनी सोर्स is directly proportional to the frequency of the source। फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कोई भी सोर्स है उसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी की। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, H। ठीक है, क्या लगाएंगे, H। और H जो हमारा यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इस थ्योरी के नाम पे ही प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये इतनी हमारे पास क्या होती है, इस H की वैल्यू होती है। तो यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी हमारी क्या है, एनर्जी है। अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में पढ़ा था क्या, कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है न्यू वो किसके इक्वल होती है, C/λ। तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि E किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, H × C/λ। तो कई बार आपको एनर्जी निकालने को कह सकता है, अभी आपको क्या देगा, वेवलेंथ देगा, फ्रीक्वेंसी नहीं देगा। फ्रीक्वेंसी वाले में तो अपने को पता है ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कई बार वो आपको क्या दे देगा, वेवलेंथ दे देगा। तो वेवलेंथ के बेस पे आपने एनर्जी निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। H आपको याद रखनी है वैल्यू, हो सकता है वो आपको न्यूमेरिकल में दे दे, ज़्यादातर केसेस में तो गिवन मिलेगी, पर आपको याद भी रखनी पड़ेगी, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और वेवलेंथ आपको गिवन होगी, जैसे दे सकता है आपको 1000 एगेंस्ट्रोम है या 5000 एगेंस्ट्रोम है या नैनोमीटर है, वो आपको पता है वैल्यू। नैनोमीटर होती है 10⁻⁹, एगेंस्ट्रोम 10⁻⁻10, पिकोमीटर है तो 10⁻⁻12। और C क्या हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो भी हमें नोन है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। अब तीसरा और लास्ट पॉइंट इस थ्योरी का, तीसरा और लास्ट पॉइंट ये कहता है हमें कि टोटल जो एनर्जी निकलती है किसी भी सोर्स में से, वो कहता है किस पे डिपेंड करेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वांटा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वांटा। मान लो अगर क्वांटा 1 निकल रहा है तो उसकी एनर्जी E = H न्यू होगी, पर अगर हमारे पास क्वांटा 2 निकल रहा है यानी n की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह से 3, 10, 100,000 जितनी भी हो सकते हैं। तो टोटल किसकी इक्वल होगी, वो टोटल मल्टीपल एनर्जी ऑफ नंबर ऑफ क्वांटा, जितने ज़्यादा निकलेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो तीसरा पॉइंट क्या, द टोटल एनर्जी इमिटेड बाय एनी सोर्स is directly proportional to the total number of quanta released या emit कह सकते हैं। ठीक है, यानी एनर्जी क्या कह रहा है, किसकी इक्वल होगी, n × h न्यू। n हमारे पास कुछ भी होल नंबर हो सकता है, 1 से लेके 100 ऑन कुछ भी हो सकता है, 10, 12, 1500, 1000 जितना भी हो सकता है। तो ये हमारे पास आ जाती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पॉइंट। पहला पॉइंट था ये कि एनर्जी जो निकलती है वो डिसकंटिन्यूसली निकलती है इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट। उस स्मॉल पैकेट को क्या बोलते हैं हम, क्वांटा। और सनलाइट के केस में उसे हम क्या नाम दे देते हैं, फोटोन।
दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा कि एनर्जी जो निकलेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एच लगा दिया, जिसे हम प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू है ये। और अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की टर्म्स में लेना चाहिए तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो c/λ होती है। और तीसरा, एनर्जी जो टोटल एमिट होगी किसी सोर्स के द्वारा वो हमारे पास क्या होगी, किसके मल्टीपल होगी, टोटल नंबर ऑफ क्वांटा रिलीज्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो हमने पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो हमने पढ़ा किस बेस के ऊपर, वो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेस पे। पर वो कुछ पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमें किस पे जाना पड़ा, जो हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है उसके ऊपर जाना पड़ा। तो इन पॉइंट्स के बेस पे अब हम क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, जो हमारी क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और दूसरा क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की एक्सप्लेनेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, और जो लिमिटेशंस होगी हमारे पास किसकी, रदरफोर्ड मॉडल है उसकी करेंगे। तो आप इस बेस पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो करें। पिछला जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी था उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनते हैं उस पर न्यूमेरिकल करें। ठीक है, आप वीडियो देखें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दें, कमेंट्स दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।